सदाबहार सच्ची कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरी दीदी ने एक मौलवी से दूसरी शादी कर ली ताकि वह मुझे अपनी औलाद की तरह प्यार करे, लेकिन जो ही मैं जवान हुई तो मुझे सौतेले पापा अजीब नज़रों से देखने लगा। लेकिन ज़िंदगी तब बर्बाद हुई जब एक दिन दीदी बाजार चली गई और मेरा सौतेला बाप खाना खाने को घर आ गया। और फिर मेरी कहानी सुनिए मेरी जुबानी। मेरा नाम सितारा है। मुझे मेरी माँ प्यार से गुड़िया कहती थी। मेरी माँ और मैं अकेले ही रहते थे। मेरा उनके सिवा दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन मैं अक्सर सोचती थी कि माँ के तो और भी रिश्तेदार होंगे ना, वह कहाँ हैं। लेकिन मम्मी मुस्कुराकर कहती सब मर गए हैं, और मैं भी चुप हो जाती। उस टाइम मैं ना समझ थी, इसलिए ऐसे सवालों पर चुप हो जाती थी। मगर जैसे जैसे मोहल्ले में शोर होने लगा, मैं अपने बाप के बारे में सवाल करने लगी। मेरा बाप कौन है, कहाँ है। दरअसल बात ये थी, मेरी माँ मुझे अब तक बच्ची समझती थी, पर अब मैं छोटी बच्ची नहीं थी, पूरे 15 साल की हो गई थी। मैंने 10वीं पास कर ली थी। अब मुझे अपने बाप के बारे में जानने की बहुत चाहत थी। कौन था, कैसा था, मर गया तो उसकी तस्वीर कहाँ है। मेरी माँ के पास उसकी कोई तस्वीर तो होनी चाहिए। लेकिन मुझे माँ से एक ही सवाल करते करते इतने साल हो गए थे, और हर बार यही जवाब मिलता कि मेरे पास तुम्हारे बाप की कोई तस्वीर नहीं है। मुझे याद है जिस दिन मैं माँ से अपने बाप के बारे में सवाल करती हूँ, वह डिप्रेशन में चली जाती हैं। उस दिन रात गए तक माँ अपने डायरी पर कलम चलाती रहती हैं। वह अपने दिल की तमाम बातें डायरी पर लिखती रहती हैं। मेरी माँ को डायरी लिखने का बहुत शौक था, और वह हर टाइम डायरी लिखा करती थी। अपने दिन भर की आपबीती को डायरी में लिखना माँ को बेहद पसंद था। मैं माँ से पूछती तो माँ कहती मैं तो बचपन से ही डायरी लिखती रही हूँ, मुझे स्कूल से ही डायरी लिखने की आदत है। मैंने भी मम्मी की देखा देखी बहुत बार कोशिश की कि मैं भी डायरी लिखने की आदत डाल लूँ, मगर सिर्फ 1 या 2 ही पेज लिख पाती थी और फिर बोर होकर छोड़ देती थी। डायरी लिखना बहुत मुश्किल काम था। मैं लगातार नहीं लिख सकती थी। मुझे तो माँ पर हैरत होती थी, कैसे इतने सालों से वह लिखे जा रही हैं। माँ ने मुझे अपनी डायरी कभी भी नहीं पढ़ने दी थी। वह हमेशा अपनी डायरी को अलमारी में ताला लगाकर रखा करती थी। मुझे बस अपने बाप के बारे में जानना था, जो मेरी ज़िंदगी में, वरना माँ ने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मेरी मम्मी के आमदनी कम होने के बावजूद भी मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करती थी। मेरी माँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, मैं उसी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। माँ के साथ जो टीचर थीं अक्सर माँ से पूछती थीं क्या आपके पति कहाँ हैं, और माँ हर एक को यही कहती थी कि मेरा पति शादी के कुछ साल बाद ही मर गया था। और मेरी माँ के दोस्त उनसे कहते कि तुम जवान हो, खूबसूरत हो, शादी क्यों नहीं कर लेती। दूसरी तरफ मेरी माँ का एक ही जवाब होता कि अपनी बेटी पर सौतेला बाप नहीं ला सकती। मैं अपनी माँ को लेकर कभी कभी बहुत तरस होने लग जाती थी। मुझे लगता था कि माँ ने मुझे बहुत बड़ा राज छुपाया है। मैंने एक दिन माँ को अपनी दोस्त से बात करते सुना। माँ की दोस्त उन्हें दूसरी शादी के लिए तैयार कर रही थी। माँ ने ये जवाब दे दिया मैं अपनी बेटी पर सौतेला बाप नहीं लाना चाहती। माँ की दोस्त ने कहा जरूरी नहीं सौतेले बाप बुरे हों। माँ ने उनकी बात काट कर कहा मैंने तो यही देखा है सौतेले बाप बुरे होते हैं। मेरे सौतेले बाप को भूल गई तुम? वह कैसा था? मौलवी था, इस्लाम को कितना मानता था, मगर क्या किया। माँ की दोस्त फिर चुप होकर रह गई। ज़्यादा कोई बातें नहीं की, मगर मैं इतना सुनकर दंग रह गई थी। माँ का सौतेला बाप भी था और मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो अपनी माँ के किसी भी रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं था। जब मैंने आंटी के मुंह से सुना तो मुझे मालूम हुआ। मैंने बहुत कोशिश की माँ की और उनकी दोस्त की और बातें सुनूं, मगर फिर उन्होंने अपनी बातें बदल दिया, कोई और दूसरी बात करने लगे। जब से मुझे पता चला था कि मेरे माँ का सौतेला बाप भी था, मेरा शक माँ की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए बढ़ गया। मैंने एक बार माँ से पूछने की कोशिश की माँ मेरी कोई नानी है? मेरे सवाल पर माँ के चेहरे की रंगत बदल गई। माँ को बहुत गुस्सा आया, कहने लगी मेरी कोई माँ नहीं है, मर गई। मेरी माँ आज के बाद मुझसे मेरी माँ के बारे में सवाल नहीं करना। माँ के उस रवैये पर तो मैं हैरान रह गई। भला कोई अपनी माँ से इतनी नफरत भी कर सकता है जितनी मेरी माँ को मेरी नानी से था। माँ ने तो मुझे कुछ बताना ही नहीं था। मैंने सोचा कि माँ की सहेली से ही पूछती हूँ, वह तो माँ की बचपन की दोस्त हैं, उन्हें तो माँ के बीते हुए कल के बारे में सब कुछ पता होगा।
मुझे अपने बाप के बारे में जानना था। ये सब माँ की सहेली से ही पता हो सकता था। मैंने 10वीं के पेपर देने के बाद मुझे छुट्टियाँ थी। उस समय मैं स्कूल नहीं जाया करती थी, मैं घर में अकेली ही थी, इसलिए ये बहुत अच्छा मौका था मैं किसी दिन सोनी आंटी से जाकर मिलूं। मुझे उनके घर का एड्रेस मालूम था। माँ के घर आने से पहले मैं घर वापस आ सकती थी। अगले दिन माँ घर से चली गई तो मैं भी 2 घंटे बाद ताला लगाकर बाहर निकलकर रिक्शे पर बैठकर सोनी आंटी के घर पहुंची तो सोनी आंटी मुझे देखकर बहुत हैरान थी। मैंने कहा, सोनी आंटी, मेरी माँ को तुम कुछ भी नहीं बताना। मैं यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ आपसे अपनी माँ के बारे में पूछने आई हूँ। मुझे माँ के बीते हुए कल के बारे में जानना है। सोनी खाला ने सवाल सुनकर चौंक गई और गुमसुम सी हो गई। मैंने कहा, आप तो माँ की सहेली है ना, आप तो मेरी माँ के शादी में गई होंगी ना। आप प्लीज़ बताइए मेरे बाप कौन था, वह क्या वाकई मर गया था। सोनी आंटी ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, गुड़िया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। तुम्हारी माँ ने मुझे कसम दी है, अगर तुम मुझसे कभी भी कुछ पूछो तो मैं कभी कुछ ना बताऊं। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अफसोस से सोचा कि आखिर उम्मीद भी गई। अब मुझे माँ के बीते हुए और अपने बाप के बारे में कैसे पता चलेगा। सोनी आंटी ने कहा, तुम्हारा बाप का बीता हुआ कल बहुत बुरा ही गुजरा है। उसने बहुत बुरा टाइम काटा है। अच्छा है, तुम जानने की कोशिश ना करो। मैंने कहा, सोनी आंटी, आप मुझे बेशक ना बताइए, मैं फिर भी जानकर रहूँगी। मैं अपनी जिद की पक्की हूँ। मैंने जाते जाते कहा, माँ को मेरे यहाँ आने का ना बताइएगा। आपको माँ की कसम है। घर आ गई। मुझे उम्मीद थी माँ को सोनी आंटी मेरे आने के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि माँ की डायरी किसी तरीके से हासिल करके उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना। उनकी ज़िंदगी में उनके सौतेले बाप ने उनके साथ ऐसा क्या किया था। उनका पूरी दुनिया से एक बार में ही भरोसा उठ गया था। मौसी को जब मैंने कहा और कुछ नहीं तो मेरी माँ की दूसरी शादी ही आप करवा देती, तो उन्होंने बहुत दुखी होकर कहा, जो कुछ तुम्हारी माँ अपने सौतेले बाप के हाथों भुगत चुकी हैं, वह नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। सोनी आंटी ने इस बात में मेरे शक को और भी बढ़ा दिया था। अब मुझे माँ की अलमारी से डायरी निकालनी थी, लेकिन समस्या ये थी, डायरी अलमारी में होती थी और अलमारी को ताला लगा हुआ होता था और चाबी मेरे माँ के पर्स में होती थी। मैंने कई तरकीब सोचा, मगर मुझे मेरे दिमाग में कोई तरकीब ना आती। माँ अपनी डायरी के मामलों में बहुत चौकन्नी रहती थी। एक बार सोते हुए माँ की डायरी बेड से नीचे गिर गई। मैं उठाने लगी तो माँ की आंख खुल गई और माँ को लगा मैं चोरी चोरी पढ़ रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा, आज के बाद मैं उनकी डायरी को हाथ भी ना लगाऊं। मैं इसी सोच में थी कि मेरी एक सहेली का फ़ोन आ गया। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं उससे अपने दिल की हर बात कर लिया करती थी। सोनी आंटी के पास जाने का ख्याल भी उसी ने मेरे दिमाग में डाला था। मैंने फ़ोन उठाकर पूछा, कहो क्या बात है। कहने लगी, गुड़िया, मैंने अभी अभी तुम्हारी मम्मी को किसी आदमी के साथ देखा है। वह शायद कोई तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, क्योंकि तुम्हारी मम्मी उससे काफ़ी देर तक बात कर रही थी। इसी टाइम माँ घर पर आ गई थी तो मैंने जल्दी से फ़ोन रख दिया। मम्मी की हालत बहुत ख़राब लग रही थी, वह घबराई हुई लग रही थी। मैंने पूछा, माँ क्या बात है, परेशान लग रही हो। माँ कहने लगी, कोई दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। ये कहकर जल्दी से कमरे से चली गई। मुझे माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ऐसे जैसे वह किसी से छुप कर बात कर रही थी। मुझे अपने दोस्त की बात याद आ गई, लेकिन कोई रिश्तेदार मिल गया होगा और वे नहीं चाहती होंगी कि वे घर तक आए। मैं सोचने लगी, कौन मिला होगा माँ को, कहीं मेरा बाप तो नहीं। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा बाप जिंदा है और माँ झूठ कहती हैं कि वह मर गया है। मेरा दिल कह रहा था कि आज भी माँ की मुलाकात मेरे बाप से हुई होगी। माँ पूरी रात डिस्टर्ब रही थी। मैंने सुबह अपनी सहेली से बात की तो उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा कजन ताला और चाबी बनाता है और काम करता है, तो उससे अपनी माँ की अलमारी की चाबी बनवा लो और जब तुम्हारी मम्मी घर पर ना हो तो डायरी निकाल कर पढ़ लेना। मुझे उसका प्लान बहुत पसंद आया था। रात को माँ सो रही थी तो मैंने उसके ऊपर से चाबी निकाल कर साबुन पर उसका निशान बना दिया। अगले दिन माँ जब चली गई तो मैंने अपनी सहेली के घर चाबी का सांचा दे आई। 2 दिन के अंदर मुझे चाबी मिल गई। मैं बहुत खुश हुई थी। अब मुझे उन सारे राजों से पर्दा हटाने का मौका मिल जाएगा जिनको माँ अब तक छुपाती आई है। मैंने सोचा कि जब वह काम पर चली जाएंगी
तब डायरी निकाल कर पढ़ूंगी। मैंने माँ के जाते ही अलमारी खोली तो वहाँ पर 2 डायरियाँ पड़ी हुई थीं। मैंने शुरू वाली डायरी को निकाली जो माँ की ज़िंदगी की पहली डायरी थी। वह निकाली और वहीं पर बैठकर पढ़नी शुरू कर दी। माँ की कितनी प्यार और एहसास भरा रिश्ता है। माँ से बढ़कर भला दुनिया में कौन प्यारा हो सकता है। बाप का तो कोई नाम ही नहीं बदल सकता। मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से था। वह मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते थे, खासकर मेरे पापा तो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा समझते थे। अपने पापा की इकलौती औलाद थी और बेहद लाडली भी थी। मेरे दादा दादी और चाचा चाची मुझे प्यार करते थे। सब मुझे अपने हथेली का छल्ला बनाकर रखते थे। सब मुझे सर आंखों पर बिठाकर रखते थे। मुझे लगता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसको इतनी ज़्यादा मोहब्बतें मिली हैं। मेरे पापा का अपना बहुत अच्छा कारोबार था, बहुत अच्छा चल रहा था। हर साल वह मुझसे घुमाने के लिए कहीं दूसरे शहर लेकर जाया करते थे। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल शहजादियों जैसी चल रही थी। माँ के आने तक मैं पढ़ती जा रही थी। अगले वाले पेज पढ़ने में माँ ने अपने बाप के साथ अपने बीते हुए दिन की हसीन यादों की विस्तार से वर्णन किया था। हर पन्ने पर माँ और बाप उनकी मोहब्बतों में पढ़ पढ़कर हैरान होती रही। मेरे माँ बाप के पास कितने अच्छे रिश्ते थे और अब वह अकेली ही क्यों। माँ ने मुझे अपने इतने प्यार करने वालों से क्यों दूर रखा। अब सवालों के जवाब मुझे अगले पन्ने में मिलते। माँ के बीते हुए ज़िंदगी ही मैं पढ़ रही थी और यही मालूम हो रहा था कि माँ से सभी बहुत प्यार करते और उनके आगे पीछे फिरते। पढ़ते पढ़ते मैं इतना खो गई कि टाइम का पता ही नहीं चला और माँ के स्कूल से आने का टाइम हो गया। मैंने जल्दी से डायरी अलमारी में छुपाई, वैसे ही ताला लगाकर खाना बनाने में लग गई। वह स्कूल से आई तो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। मैं उन्हें खाने के बाद चाय देने गई तो फ़ोन पर सोनी आंटी से बातें कर रही थी। वह कह रही थी कि मुझे माँ का बुलावा देने आया था। कह रहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही हैं, एक बार चलकर देख तो लो। मुझे माँ की बातों से अंदाज़ा हुआ माँ का भाई आया था, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक तो माँ का कोई भाई था ही नहीं। वह 15 साल की हो चुकी थी और अपने माँ बाप के घर बहुत खुश थी। फिर ये भाई क्या क्या चक्कर था। मैं वहीं से सोचते हुए पलट आई। सोनी आंटी और माँ की ज़्यादा बात हुई, मैं जान ना सकी। अब मुझे बेचैनी से उस अगले दिन का इंतजार था। माँ कब घर से निकले और मैं पढ़ना शुरू करूँ। जैसे ही माँ गई मैंने डायरी पढ़नी शुरू कर दी। जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। मुझे लगता था कि हमेशा यही हालात रहे होंगे। एक प्यार करने वाला बाप, बेइंतहा लाड देने वाली माँ और बेशुमार रिश्ते यूं ही साथ निभाते रहे होंगे। मगर मैं भूल गई थी मेरी किस्मत में ऐसा पलटा खाया। मुझे हैरान होने का भी मौका ना मिला। मेरा बाप एक दिन सुबह घर से निकला तो वापस नहीं आया। पापा का एक्सीडेंट हो गया था और मौके पर ही दम टूट गई थी। मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। चाचा ने पापा के बिजनेस पर कब्जा कर लिया, हमें घर से निकाल दिया। मेरे दादा दादी ने भी कुछ ना कहा। अगर मेरी जगह उनका कोई और पोता होता तो शायद कोई एक्शन भी लेते, मगर मैं तो लड़की थी, पराया धन थी, शायद इसलिए उन्होंने हमें जाने दिया। माँ अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। मुझे तो उम्मीद थी कि सब कुछ पहले की तरह ही होगा, मेरे नाज नखरे उठाए जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबकी मोहब्बतें बस तब तक ही थी जब तक मेरा बाप जिंदा था और अच्छा था। बाप के मरते ही अपनों ने ऐसे रंग बदले, गिरगिट भी ना बदल सकता था। वही मामा और मामी मेरे वारी जाते थे, अब उनको मेरी माँ बोझ लगने लगी। मेरी माँ की दूसरी शादी की बातें होने लगी। मैं तो हक्का बक्का रह गई। उन लोगों पर हमारी 2 वक्त की रोटी भारी पड़ गई। मेरी माँ ने कहा मेरी शादी किसी ऐसे आदमी से करवा दीजिए मेरे साथ मेरी बेटी को भी कबूल कर ले, क्योंकि मैं अपनी बेटी के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। फिर मेरी माँ की शादी एक मौलवी से करा दी गई। उसका पहले से एक मेरे जितना बेटा था। माँ मुझे भी अपने साथ ले आई। मुझे अपना सौतेला बाप जरा भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह मौलवी था और मुझे उस घर में अभी दूसरा ही दिन था। माँ से मुझे कहा कि दुपट्टा लिया करो, तुम्हारे बाप को तुम्हारा नंगे सर फिरना पसंद नहीं है। मैंने चीख कर कहा वह मेरा बाप नहीं है, सिर्फ आपका पति है। उसी टाइम मेरा सौतेला बाप भी चला आया। उसने मेरी माँ को अपनी बातों की तरह ध्यान करवा कर कहा, अपनी बेटी को समझाओ, इस घर की औरतों को ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती, उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। मुझे अपने सौतेले बाप से चिढ़ होने लगी। मुझे उसकी मौजूदगी से उलझन होने लगी। उसकी अजीब सी नज़र थी। मुझे अपने बाप के रूप में बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर मैं अपनी माँ के खातिर उस घर में टाइम बिता रही थी। मजबूरी थी। मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं उसके सामने बिल्कुल ना आऊँ
और वह था कि बहाने बहाने से मुझे बुलाता रहता था। यही नहीं, सारे घर के काम भी करवाता। माँ उसके कपड़े इस्त्री करने लगी तो कहता कि जाओ अपनी बेटी को कहो मेरे कपड़े इस्त्री करे। उसके लिए खाना बनाने के लेकर उसका खाना परोसने तक की मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मैं ये सब करने को मना करती तो मेरी माँ मेरे आगे हाथ जोड़ देती और कहती कि उसको अपना बाप नहीं सही सौतेला बाप का दर्जा देकर थोड़ी इज्जत कर लिया करो। मुझे उसके सामने शर्मिंदा करवा दिया करती। मैं मम्मी को मजबूर करने पर अपने सौतेले बाप के सारे काम करती। मुझे उनकी नज़रें बहुत अजीब लगती थी। मैं जब यहाँ आई थी तो मेरी उम्र 15 साल की थी। 18 साल की हो गई, मैं जवान हो गई। अब मुझे अपनी सौतेली बाप के नज़रों को अच्छे से समझती। वह अपनी सौतेली बेटी के बजाय मुझे एक जवान लड़की समझने लगा था, मगर मैं अपने ख्याल को झटक देती थी। ऐसा नहीं हो सकता, वह मेरा सगा बाप नहीं मगर मेरा बाप है। लेकिन जो भी था, मुझे उसकी नज़रों से डर लगने लगा था। कई बार मैंने माँ से बात की, उनको समझाना चाहा, मगर मेरी गलतफहमी बता देती थी। मुझे कहती कि तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वह बहुत नेक मौलवी है, 5 टाइम का नमाजी है, ऐसा वैसा कुछ सोच भी नहीं सकता। मैं माँ की बातें सुनकर चुप हो जाती। सोचती अब वह मेरी माँ नहीं, अपने पति की बीवी भी है। मुझे ज़्यादा अपने पति की परवाह करेंगी, उसे हिमायती करेंगी। मेरा तो सौतेला भाई अपने पढ़ाई के चक्कर में दूसरे शहर चला गया था। माँ ने मुझे भी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। मुझे मेरा सौतेला बाप ही छोड़ने जाता था। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा कि मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाएगा। माँ के आने का टाइम हो गया था। मैं डायरी रखी और खाना बनाने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरी माँ का सौतेला बाप इस तरह बुरा आदमी था। मेरी माँ बेचारी किस तरह मुश्किल टाइम ने बिताया। शायद माँ के सौतेले बाप ने उनको बहुत जुल्म किया होगा, इसलिए उनका दिल नहीं चाहता होगा कि वे दूसरी शादी करें, ताकि मुझे सौतेले बाप का सामना न करना पड़े। वह 30 साल की थी, अपनी उम्र से भी 5 साल छोटी लगा करती थी। अभी एक तरह से जवान थी, लेकिन मैंने जब से आंखें खोली थी मैंने उन्हें बिल्कुल अकेला देखा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी माँ को भी खुशियों पर हक होता। मैं यही सोच रही थी जब मैं घर चली गई। वह शायद जल्दी में थी। कहने लगी, मैं सोनी आंटी के साथ एक ज़रूरी काम से कहीं जा रही हूँ, तुम दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो। मुझे मालूम था कि माँ कहाँ जा रही होंगी। वह यकीनन अपनी माँ से मिलने जा रही थी। मेरी माँ ऊपर से कितनी ही सख्त मिजाज क्यों ना हो, अंदर से बहुत नरम दिल। मुझे पता था कि अपनी माँ की तबीयत का सुनकर वह नरम पड़ गई होंगी। अभी उनसे मिलने जा रही होंगी। कुछ देर बाद सोनी आंटी आई। माँ उन्हें साथ ले गई। मैं इरादा कर रही थी कि अब दोबारा डायरी पढ़ना शुरू कर दूं, मगर उसी टाइम मेरी दोस्त आ गई। आते ही मुझे कहने लगी, तुम्हें पता है आजकल स्कूल में क्या चल रहा है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, जब से स्कूल छोड़ दिया है तब से पता ही नहीं। कहने लगी, आज स्कूल में तुम्हारी मम्मी और सर अकबर की बड़ी चर्चा चल रही है। मैंने बड़ी अजीब नज़रों से अपनी दोस्त को देखा और कहा, कैसी बात कर रही हो तुम? मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे कोई फिजूल बात कर सकती हो? कहने लगी, मैंने ऐसा नहीं कहा और ना ही मेरा मतलब था। तुम्हें पता है ना, मेरी छोटी बहन 9वीं क्लास में पढ़ती है। उसने मुझे बताया था, अकबर सर तुम्हारी मम्मी से शादी करना चाहते हैं। और जब वह बात तुम्हारी मम्मी से कह रहे थे तो किसी बच्चे ने सुन लिया और सारे स्कूल में फैला दी। अब स्कूल में सब बच्चों को इस बारे में मालूम हो चुका है। अकबर सर तुम्हारी मम्मी को पसंद करने लगे हैं। मैंने उनसे पढ़ा हुआ था और वे हर शब्द में एक अच्छे और काबिल इंसान से। मुझे खुशी हुई अगर माँ की उनसे शादी हो जाती। मेरी दोस्त कहने लगी, सभी यही बातें कर रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी को सर बहुत अच्छे चाहते हैं। अपनी माँ को सिर्फ तुम ही मना सकती हो। तुम कोशिश करके उन्हें इस बात पर राजी करो। अगर 4 सालों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारी मम्मी की ज़िंदगी कैसे कटेगी? पहले तो मैंने सीरियसली नहीं लिया था, मगर अभी मेरी दोस्त ने जो कुछ कहा वह मेरे दिल पर असर कर गई थी और मैंने वादा किया कि माँ को मनाऊंगी। शाम में मेरी माँ आई थी। मैंने खाना दिया और कहा, माँ अकबर सर से शादी कर लो। मेरे मुंह से अचानक ये बात सुनकर निवाला मेरी माँ के हलक में ही अटक गया। मैंने बगैर कोई बात को घुमाए ही जिस तरह मैंने सीधी सीधी बात की थी, माँ के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैंने कोई और बात किए बगैर बर्तन उठाया और किचन में चली आई। मुझे माँ को धीरे धीरे मनाना था। मुझे उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में मैं अपनी माँ को मना लूँगी। मुझे सुबह का बेचैनी से इंतज़ार था।
कब वे अपने काम पर जाएं और मैं डायरी निकालकर पढ़ना शुरू करूं। मुझे शक था और जो खाए जा रहा था, न जाने माँ की ज़िंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया होगा। सुबह मैंने जल्दी माँ के लिए नाश्ता बनाया और माँ को मुस्कुराते हुए विदा किया। माँ के जाते ही मैं भागते भागते अपने कमरे में आई और अलमारी का ताला खोलकर डायरी निकालकर पढ़ना शुरू कर दी। उन्हीं दिनों मोहल्ले का एक लड़का मकबूल मेरे पीछे पड़ गया। वह मुझे बार बार इशारा करता और बताता कि वह मुझे पसंद करता है, मगर मैंने कभी अपना इशारा न दिया और हमेशा उसको नज़रअंदाज किया था। मगर न जाने ये बात सौतेले बाप के कानों तक कैसे पहुंची। उन्होंने मेरी माँ से कह दिया कि मैं अब कॉलेज नहीं जाया करूँगी। मेरी कोई बात सुने बगैर फैसला सुना दिया गया। उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी बात समझनी चाहिए थी, मगर उन्होंने तो सिर्फ अपने पति की बात का भरोसा किया था। मैंने बहुत मिन्नतें और मुरादों से बस 1 महीने कॉलेज जाने का टाइम लिया। मैं चाहती थी कि मेरे सेकंड ईयर के पेपर हो जाए। उन दिनों मुझे अकेले कॉलेज जाना पड़ा था क्योंकि माँ घर में बिजी होती थी और मेरे माँ का पति मस्जिद में। वह लड़का मकबूल जो मुझे पसंद करने लगा, वह दावा करता था कि उसके बाप के मोहल्ले में खाने पीने की दुकानें थी, इसलिए अपनी दुकान के बहाने सारा दिन गली में ही घूमता रहता था। मुझे वह पसंद नहीं था, ना ही मैंने कभी उसे नज़र भर कर देखा था और ना ही मैंने उसे कोई जवाब दिया था। मेरे पेपर नज़दीक आ गए। आखिरी पेपर वाले दिन न जाने उसको कैसे मेरे सेंटर का पता चल गया। वह मेरे सेंटर के बाहर आकर खड़ा हो गया और मेरे आगे फूलों का एक गुलदस्ता लेकर कहने लगा वह मुझसे शादी करना चाहता है। उसी टाइम माँ और सौतेले बाप ने दोनों को देख लिया। वे लोग किसी रिश्तेदार के घर से वापस आ रहे थे तो सोचा मुझे भी साथ लेते हुए जाएं। अब जो उन्होंने मुझे कबूल के साथ देखा तो बगैर कुछ पूछे खुद ही समझ लिया कि शायद मैं भी उसके चक्रों में पड़ गई हूँ। माँ ने मुझे बाजू से दबोचा और घर पर लाकर ही छोड़ा। मुझे माँ ने थप्पड़ मारा था और कहा था कि मैं उनकी परवरिश पर सबको उंगली उठाने का मौका दे रही हूँ। मैं कैरेक्टर लेस लड़की हो गई हूँ। उन्होंने मेरा घर से निकलना भी बंद कर दिया था। मुझे कहा था कि अब वह जल्द से जल्द मेरी शादी कर देंगी। मैं सारा दिन माँ के साथ मिलकर घर के काम करती। मुझे अपने सौतेले बाप पर बहुत गुस्सा आता। उससे आगे सोचने की मैं हिम्मत ना कर पाई थी। अपने आप को संभालने में लग गई। इतने में मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कुंडी अंदर से लगाई हुई थी ताकि कोई कमरे में ना आ जाए। वह बराबर मेरे दरवाजे को बजा रहा था। मैं बहुत घबरा गई। उससे पहले मैं कुछ सोचती कि आवाज़ सुनाई दी। मेरी जान में जान आई। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला और माँ से लिपट गई। माँ बहुत हैरान हुई कि मैं क्यों इस तरह का रवैया रख रही हूँ, जिससे वह डर रही थी। मगर मैं उन्हें क्या बताती कि मैं आपके पति से ही डरती हूँ। मगर मैं ऐसा कुछ ना कह सकी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। माँ को कौन सा यकीन कर लेना था। मैं बस उन्हें इतना ही कह सकी, मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना। माँ ने प्यार से मेरा सर सहलाया। मुझे बरसों बाद अपनी पुरानी माँ नज़र आई। माँ ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दी और मैंने भी अपनी माँ को रजामंदी दे दी क्योंकि अब मैं इस कैद खाने से जान छुड़ाना चाहती थी। शादी के बहाने मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी। अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती जहाँ ये सारे किस्से ख़त्म हो जाते। उसी दौरान हमारे ही मोहल्ले वाले लड़के मकबूल ने रिश्ता भेज दिया। उसे मना कर दिया गया क्योंकि कोई काम वाम तो करता नहीं था, बस लड़कियां छेड़ता रहता था, अपनी दुकान के आगे खड़ा रहता था। मकबूल का रिश्ता भेजने की वजह एक बार फिर से मेरी माँ दिल बुझाने लगी और ख़राब कर लिया। उन्हें शायद था कि मैंने ही उसे रिश्ता लाने को कहा था, मगर क्या जानती थी कि वह लड़का मुझे जहर से कम नहीं लगता था और उसके रिश्ते को मना कर दिया गया था। उसकी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही हुई थी। 10 दिन सुकून से बीत गए, मगर ये तूफ़ान से पहले वाली खुशी थी क्योंकि फिर जो तूफ़ान आया उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर कर रख दी। यहाँ तक पढ़कर मैंने डायरी बंद करके रख दी। अभी तक मैंने अब मम्मी के बारे में जितना भी पढ़ा था, मुझे मम्मी से हमदर्दी हो रही थी। उसी तरह घुट घुट कर जीना, और भी ऐसे हाल में जब आपकी माँ भी आप पर एतबार ना करे। बहुत परेशानी होती होगी। मेरी माँ बेचारी बड़ी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी बिताई होगी। अब तक माँ की शादी का जिक्र नहीं था। मुझे ये खुशी हो रही थी कि जैसे जैसे मैं आगे पढ़ लूँगी तो मुझे अपने बाप के बारे में भी मालूम हो जाती। यही एक सवाल, एक मेरा बाप कौन है, इस सवाल से मेरे सीने में एक चुभन सी होती थी। उस पर माँ का गोल मोल जवाब तो हमेशा ही मुझे शक में डाल देता था। डायरी तो ख़त्म हो गई थी, अब दूसरी डायरी से मुझे पढ़ना था।
आगे क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ था जो माँ ने लिखा था कि मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। लेकिन आज भी बस इतना ही पढ़ा गया था। मैंने डायरी रखी। माँ के आने के बाद मैंने उनसे कहा कि कल मुझे मेरी दोस्त से मिलकर कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, लेकिन गुड़िया, धक्का ना खाना, कोई रिक्शा कर लेना। कुछ ही दिन पहले 10वीं का रिजल्ट आ गया था और मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, जिसे माँ बहुत खुश थी। अब आगे मेरा इसी कॉलेज में जाने का इरादा था जहाँ मेरी दोस्त नूरजहाँ होती। अगले दिन मैं और नूरजहाँ ने एक रिक्शा किया और कॉलेज का पता करने लगे। हमें बहुत देर लगी थी, वहाँ 10 बज गए थे। निकलते निकलते अब 10 बज रहे थे। वैसे तो मैंने माँ को बोल दिया था कि मैं लेट हो जाऊंगी, मगर फिर भी देर तो हो रही थी। वापसी के रास्ते अचानक नूरजहाँ कहने लगी, सितारा, क्यों ना आज हम थोड़ा लेट जाएं? मैंने पूछा, क्यों, कहीं जाना है क्या? कहने लगी, आज दूसरे इलाके में चलते हैं, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, बहुत भूख लगी है, वहाँ हम खाना खा लेते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसे तुम कहोगी। मुझे माँ के तरफ से ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी कि मैं दोस्तों के साथ घूम फिर नहीं सकती। हम दोस्त जब चाहते थे इकट्ठे होकर घूमने फिरने जाया करते थे। इसलिए अभी भी हमने रिक्शे वाले को एड्रेस बताकर वहाँ चलने के लिए कहा। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि मैंने माँ को एक रिक्शे में बैठे देखा। वह हमसे थोड़ा आगे थी। मैं हैरान हुई, यहाँ क्या कर रही हैं? माँ को तो आज स्कूल में भी जल्दी छुट्टी हो गई थी। मेरे मुताबिक तो उस टाइम माँ को घर पे होना चाहिए था। मैंने रिक्शे वाले अंकल को कहा, अंकल, जो रिक्शा सामने जा रहा है उसके पीछे रिक्शा लगा दो। मैंने नूरजहाँ को बताया कि रिक्शा जा रही है और मैंने देखना चाहती हूँ कि मेरी माँ के घर वाले कहाँ रहते हैं। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें यकीन है तुम्हारी माँ वहीं जा रही है? मैंने कहा, ये अपनी माँ से मिलने जा रही हैं। मुझे मालूम है। आधे घंटे के बाद रिक्शा एक पुराने से मोहल्ले के सामने जाकर रुक गया था। मेरी माँ उस घर के अंदर चली गई थी और काफ़ी देर बाद बाहर आई थी। आधे घंटे के बाद वापस रिक्शे में बैठकर वापस चली गई। मैंने नूरजहाँ से कहा, आओ हम अंदर चले, मुझे अपनी नानी को देखना है। मैं और नूरजहाँ उस घर के खुले दरवाजे से अंदर चले गए तो सामने ही एक अधेड़ उम्र औरत चारपाई पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, माँ भी हमें प्यास लगी है तो पानी पीना है। इसी पर एक अधेड़ उम्र सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। आज से पहले मैंने कभी उसे नहीं देखा था, मगर वीडियो से और अंदाजा हो गया था क्यों मेरी माँ का सौतेला बाप होगा, जिसने मेरी माँ का सामना नहीं करना चाहती थी, उसके सामने मैं कैसे कहती। इसलिए फौरन नूरजहाँ का हाथ पकड़कर घर से बाहर आ गई। वह हैरान होकर कहने लगी, पानी तो पीने देती, अभी तो तुम्हें अपनी नानी से बातें भी तो करनी थी। मैं उसे क्या बताती कि नानी के पति से डर कर निकली हूँ। जितना अब तक उस आदमी के बारे में पढ़ चुकी थी, जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं वहाँ से जल्दी से बाहर आ गई। बहाना बनाकर घर चलते हैं, हमें माँ से पहले पहुँचना होगा। रिक्शे वाले को तेज रिक्शा चलाने को कहा। माँ के आने से पहले हम घर पहुँच गए थे। मैंने पूछा, माँ आप कहाँ गई थी? आप जो इतना लेट हो गई हैं? माँ नज़रें चुराते हुए अपनी दोस्त सोनी के घर गई थी। मैंने कहा, मम्मी, अपने अकबर अंकल के लिए शादी के बारे में क्या सोचा है? मेरे सवाल पर माँ ने खा जाने वाली नज़रों से मुझे देखा और कहा, मैं अभी शादी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और कोई और बात करो। मैंने और बहुत सी बातें करनी थी, मगर मैं चाहती थी कि मैं पहले दूसरी डायरी पढ़ लूँ, जिससे मैं आगे की हालात को समझ लूँ। मेरी माँ को बुखार हो गया, उन्होंने स्कूल से छुट्टी ले ली। उस दिन मुझे डायरी निकालने का टाइम ही नहीं मिला। आगे दिन माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई थी। मैंने माँ से कहा, स्कूल जाइए और ज़्यादा छुट्टी ना करना चाहिए। माँ ने जाने और घर के कामकाज के बाद मैंने डायरी निकाल कर बैठ गई और पढ़नी शुरू कर दी। उसमें लिखा था, मैंने हालात के साथ समझौता कर लिया और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में रहने लगी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ, मेरी माँ को पड़ोस में कुछ काम था। मुझे कह गई थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ 2 घंटा लगेगा, तुम दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो। घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं आराम से थी, लेकिन इत्मीनान सिर्फ चंद ही लम्हों का था। माँ के जाने के थोड़ी ही देर बाद सौतेला बाप घर आ गया। वह खाना खाने आया था। मुझे कहने लगा, मुझे खाना ला दो। मैंने उससे बताया कि खाना तो अभी तक नहीं पकाया, तो कहने लगा, अच्छा चलो, मैं पास वाली दुकान से कुछ ले आता हूँ। थोड़ी देर के बाद वह आया था। उसके हाथ में नान और कोरमा था। वह मुझे देखकर कहने लगा, सबके लिए लाया हूँ। माँ का हिस्सा निकाल कर अपने और मेरे लिए प्लेट में निकाल कर ले आओ। उसने खाना दिया
और फिर खुद भी खा लिया, मगर मेरे साथ बेहोशी की हालत में कोई गलत काम कर गया था। मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। माँ आई तो मैंने उससे बताया कि तुम्हारे पति ने मुझे बेहोश करके मेरे साथ गलत किया, मगर उसने सारा इल्ज़ाम मेरे सर लगा दिया और माँ को कहा तुम्हारी बेटी का किरदार अच्छा नहीं है। उसने खाने में कुछ ऐसा मिलाया था कि मैं बेहोश हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब खाना खाते ही गहरी नींद में चला गया। तुम्हारे सामने की बात थी, तुमने खुद आकर मुझे जगाया था। मुझे उम्मीद थी कि उस टाइम तो माँ अपने पति के बजाय अपनी बेटी का साथ देंगी जो लुट गई थी, लेकिन मैंने कहा वह अपने पति पर शक करने का सोच भी नहीं सकती थी। उनके नज़दीक तो किसी और ने मेरे साथ बुरा किया होगा, मैंने खुद किसी को घर बुलाया होगा। माँ को यकीन दिला दिलाकर थक गई। मैं मजबूर हो गई। गलत तो मेरे साथ हुआ। उस गंदे माहौल में एक बार फिर मकबूल का रिश्ता आया। मेरी माँ ने उस रिश्ते को कबूल करके मेरी शादी उससे करवा दी। मैं अपनी माँ से बहुत नाराज़ थी और कसम खा ली थी कि सारी उम्र माँ से बात नहीं करूँगी। मकबूल ने शादी के कुछ साल बाद ही मुझे डिवोर्स दे दी, क्योंकि उसे ना जाने कैसे पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ गलत किया गया है। उस मुश्किल टाइम में क्या करती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मकबूल ने मुझे डिवोर्स देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मैं उस टाइम सिर्फ 20 साल की थी और मेरी ज़िंदगी ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि मेरे साथ इतना बुरा भी हो सकता है। डिवोर्स के बाद मुझे माँ ने भी नहीं रखा था, इसलिए मैं किसी को बताए बिना अपने दोस्त के घर चली आई। सोनी मेरी सहेली थी। मैंने उससे कहा कि मुझे काम पर रख लो, वह बदले में 2 टाइम की रोटी और सर छुपाने का घर चाहिए था। मेरी सहेली ने मेरे हालत जानकर मुझे सहारा दिया। उसी टाइम मुझे पता चला कि मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये जानकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। एक गुनाह जो मैंने किया भी नहीं था, उसकी निशानी आ गई थी। मैं डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए गई। उसने कहा तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए ऑपरेशन नहीं कर सकते, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। मैं रोते हुए घर आ गई। किस्मत को न जाने क्या मंजूर था, मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। सोनी के घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। सोनी ने अपने घर वालों को ये बताया कि उसके पति ने मारपीट करके उसे घर से निकाल दिया है। मेरी बेटी का नाम भी सोनी के माँ ने रखा, सितारा, जिसे सब प्यार से गुड़िया कहने लगे। यहाँ तक पढ़ना था कि डायरी मेरे हाथ से छूट गई और मैंने अपना सर थाम लिया। ये मेरी बात हो रही थी, गुड़िया थी जो हमेशा अपने बाप ढूंढ रही थी। मुझे आज मालूम हुआ कि मैं एक गुनाह की निशानी हूँ। जाने कौन था मेरा बाप, क्या माँ का सौतेला बाप या कोई और जो भी था, लेकिन एक गुनाह का नतीजा मेरी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं रह गई थी। मैं जो अपनी आप में बहुत गरूर किया करती थी, आज पता चला कि मेरी जान तो एक तिनके से भी हल्की है। मैं कुछ नहीं हूँ और मैं पढ़ते पढ़ते वहीं पर बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के एक कमरे में पाया। मालूम हुआ कि शायद वह सब पढ़ने के बाद डिप्रेशन की वजह से मेरा बीपी लो हो गया था। मेरी माँ मेरा माथा चूम कर कहने लगी, मैं घर आई तो तुम बेहोश पड़ी हुई थी और मेरी डायरी भी पास ही खुली पड़ी थी। तुमने ये सब क्यों पढ़ा? मेरी गलती थी जो मैंने अपने साथ बीतने वाली सारी बातें इस डायरी में लिखी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसा करती और ना तुम पढ़ती और ना आज तुम इस हाल में होती। मैंने कहा फिर क्या हुआ? मेरे पैदा होने के बाद मुझ में ज़्यादा पढ़ने का हौसला नहीं है। तुम वैसे ही बता दो। माँ कहने लगी, बस तुम चुप हो जाओ, कोई बात ना करो। मगर मैं आगे की कहानी सुनना चाहती थी। फिर क्या हुआ? मेरे बार बार कहने पर माँ कहने लगी, जब तुम पैदा हुई तो कुछ ही साल बाद सोनी आंटी की शादी हो गई। मैं भी उस घर वालों पर कब तक बोझ बनकर रहती? आखिर तो मुझे कहीं जाना ही था। मैं सोचने लगी अब मुझे कहीं और ठिकाना कर लेना चाहिए। तो किस्मत ने साथ दिया। सोनी आंटी का पति शादी के कुछ महीनों बाद ही बाहर विदेश चला गया, तो उसने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मुझे अपने पास बुला लिया। मैंने शुक्रिया अदा किया। सारी समस्या अब हल हो गई, वरना मैं कहाँ जाती। एक 21 साल की लड़की 2 महीने की बच्ची को उठाए कहाँ भटकती रहती। सोनी आंटी ने अपने साथ रहने का इंतज़ाम कर दिया। मुझे सोनी ने बहुत सहारा दिया। अगर वह ना होती तो आज मैं जिंदा ना होती। उसने एक सगी बहन से भी बढ़कर मेरे लिए बहुत कुछ किया। उसने मेरी बच्ची यानी तुम्हें संभाल लिया, मुझे आगे पढ़ने का राय दिया। मेरा ध्यान अपने बीते हुए कल से हट जाए। मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दिया था। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं।
फिर मैंने तुम्हें लेकर अलग हो गई क्योंकि मैं तुम्हें अपने बलबूते पर जवान करना चाहती थी। मैंने माँ से पूछा कि फिर कभी नानी से नहीं मिली? माँ ने अपना सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे अपनी माँ से बहुत शिकायत थी। उसने मेरी बात पर एतबार नहीं किया और तुम किसी गुनाह का नतीजा नहीं हो। तुम तो मेरी शादी के बाद पैदा हुई थी। तुम मकबूल की औलाद हो। उस टाइम मुझे जो समझ में आया मैंने अपनी डायरी में लिख दिया, लेकिन तुम आगे पढ़ती तो तुम्हें मालूम हो जाता कि आगे क्या हुआ था। जब तुम 12 साल की थी तो मकबूल मुझे ढूंढता हुआ आया था। उसे कोई खतरनाक तरह की बीमारी हो गई थी। वह मुझसे माफ़ी मांगने आया था। कहने लगा, मैं ही था जिसे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की। मैं तुम्हें शादी से इनकार करने वाला बदला लेना चाहता था। इसलिए उस दिन जब तुम्हारी माँ हमारे घर आई थी, मैंने मौका अच्छा जाना। उस टाइम दुकान पर तुम्हारा सौतेला बाप आ गया। उसने खाना मांगा। मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मैंने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी, जिसे खाकर तुम दोनों बेहोश हो गए। दीवार फलांग कर घर में आ गया। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ मैं जिम्मेदार था। फिर मैंने तुमसे शादी की और डिवोर्स भी दे दिया था कि तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओ। मगर तुम्हारे साथ गलत करने का नतीजा पिछले 5 सालों से भुगत रहा हूँ। मकबूल को एक खतरनाक बीमारी हो चुकी थी। उसके जख्मों से खून बहता रहता था। उसे मुझसे माफ़ी चाहिए थी। जिस दिन मैंने उसे तरस खाकर माफ़ कर दिया, अगले ही दिन वह मर गया। उसने मरने से पहले मेरे घर वालों को भी सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने कहा, माँ तुम नानी से मिली क्यों नहीं? इतने सालों माँ कहने लगी, मैं उससे नाराज़ थी। उसने मेरा भरोसा नहीं किया। मेरा सौतेला बाप वैसा आदमी नहीं था। वह मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं उससे नफ़रत करती थी कि मेरी माँ को उसने मुझसे छीन लिया और इसलिए उस नफ़रत में उस पर मैं शक किया करती थी। उसके बारे में गलत सोचती थी। हालांकि वह तो मौलवी साहब दीन सिखाया करता था और मेरे बारे में कुछ गलत सोच ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी वापस नहीं जाना चाहती थी। माँ से बहुत नाराज़ थी, लेकिन अब नहीं हूँ। मुझे पता चला कि मेरी माँ बहुत बीमार थी तो मैं उससे मिलने चली गई। सारी नाराज़गी दूर हो गई। तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें भी मिलने ले जाऊंगी। मैंने आखिरी सवाल किया। मैंने पूछा, माँ तुमने शादी क्यों नहीं की? माँ बताने लगी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे सर पर सौतेला बाप आए। जो सब कुछ मैंने सहा है वो तुम भी सहो। मैं नहीं चाहती थी कि पति के आने के बाद मैं तुम्हें नज़रअंदाज करूं, उसके दिल में जगह बनाने के लिए तुम पर भरोसा ना करूं। मैं तुम्हें वैसे ही हालात से नहीं बिताना चाहती थी जैसे हालात मुझ पर बीती थी। बस इसलिए शादी नहीं की। मैं अगले ही दिन डिस्चार्ज हो गई। फिर माँ के साथ नाना नानी से मिलने गई। वह मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। मैं बहुत खुश थी कि बैठे बिठाए इतने प्यारे रिश्ते मिल गए। मगर अब मुझे माँ के लिए भी सोचना था। मैंने नानी और नाना से बात की। मैं माँ की शादी करवाना चाहती हूँ। सोनी आंटी और नाना नानी, मैंने सबसे मिलकर माँ को मना ही लिया। उनकी शादी करवा दी। माँ की शादी वाले दिन ही सोनी आंटी ने अपने सबसे बड़े बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया, जो मुझसे 1 साल छोटा था। ये तय हुआ कि हमारी पढ़ाई होने के बाद शादी की रस्में होंगी। शादी भी कुछ सालों बाद में। अब बहुत खुशी थी। अब मैं अकेली नहीं थी। एकदम इतने सारे रिश्ते मिल गए। मेरी और मेरी माँ की वीरान जिंदगी में फिर से बाहर आ गई थी और मुझे मेरा बाप मिल गया था। ये थी मेरी आज की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।